हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए करते हैं अपना चैप्टर 1 स्टार्ट। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही समझ आ रहा है केमिकल रिएक्शन, तो पहला तो क्वेश्चन होता है कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो इनिशियल सब्सटेंस होते हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है एक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वाटर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है क्योंकि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर burning of paper, formation of curd from the milk, cooking of food, digestion of food, dusting of iron या फिर tarnishing of silver jewelry etc। तो ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो देखो बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो फर्स्ट एविडेंस क्या है? या तो चेंज इन स्टेट हो सकता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट मीन्स तो हो सकता है जो आपके रिएक्टेंट्स हो वो उनकी स्टेट कुछ और हो और रिएक्शन के बाद स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि इस केस में हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी और जब उनका रिएक्शन हुआ तो वो बन गया वाटर, जो कि एक लिक्विड स्टेट का होता है। ये अक्सर इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट से वापस से हम रिएक्टेंट्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। केमिकल चेंज के दौरान कलर का चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो जो इनिशियल कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो होता है ब्लू कलर, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या होता है? आयरन सल्फेट बन जाता है जिसका कलर होता है लाइट ग्रीन। नाउ नेक्स्ट इज, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन होने के दौरान हीट एब्जॉर्ब हुई थी या फिर रिलीज हुई थी। अगर तो हीट एब्जॉर्ब हुई तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट रिलीज हुई ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इट में प्रोड्यूस बबल्स और एवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभार जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके होने के दौरान कुछ गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट इज इट में प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कोई रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है जिसमें कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। प्रेसिपिटेट मीन्स कोई सॉलिड सब्सटेंस जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इट में प्रोड्यूस ऑडर। हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के दौरान कोई स्पेशल टाइप की स्मेल रिलीज हो, जैसे कि सल्फर की स्मेल जो होती है बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी गंदी सी बदबूदार स्मेल होती है। इट में रिलीज लाइट और साउंड। केमिकल रिएक्शन होने के दौरान लाइट या फिर साउंड भी रिलीज हो सकती है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होता है? वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो फॉर्म होता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो जो कॉपर सल्फेट था उसका इनिशियल कलर था ब्लू, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो बन गया फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। तो आप देखिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं और फेरस सल्फेट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आयरन और कॉपर सल्फेट से बिल्कुल अलग होती हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज हुआ है। अब देखिए फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जब चेंज इन कलर हो, स्टेट हो, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि वाटर से स्टीम बन गया बॉइलिंग होने पर, या फिर हम कह सकते हैं आइस
मेल्ट होके वाटर बन गया, तो ये क्या हुए, ये हुए फिजिकल चेंज। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब आप पेपर को बर्न करते हो तो बन जाती है ऐश, वो होता है केमिकल चेंज। लेकिन अगर आप पेपर को टीयर करते हो, छोटे छोटे पीसेस कर देते हो, तो वो होता है फिजिकल चेंज। नाउ reactant and products. The substance to the left of arrow in the chemical equation are called reactants. देखिए केमिकल रिएक्शन, जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये सब्सटेंस किस साइड प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं एरो के, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। या फिर आप कह सकते हो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। अब जब रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन, तो ये एरो जो दिखाता है, ये दिखाता है कि इस रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला। तो जो चीज हमें मिली उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो देखो जब ये रिएक्शन हुआ हमें क्या मिला, हमें मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिस गैस को हम हमेशा अपवर्ड एरो से मार्क करते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रोडक्ट्स। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इन द रिएक्शन सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो एक रिएक्शन दिया मैंने आपको जिसमें कि सोडियम और वाटर मिलके बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स क्या हैं और इस केस में प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म हुए। चलिए नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? देखो बच्चों, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूला के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको वर्ड्स में ना लिख के सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अब हमारी एक एक्टिविटी आ जाती है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमें एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसको बर्न करना है, और जो उसकी ऐश फॉर्म होती है उसको हमें एक चाइना डिश में एक्यूमुलेट कर लेना है। ठीक है, तो लेकिन इस एक्टिविटी करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो हमें क्या करने होंगे। देखिए पहले तो जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया उसको हमें सैंड पेपर से क्लीन करना होगा। तो ऐसा हमने क्यों किया, ये क्वेश्चन आता है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने क्लीन इसलिए किया क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में, मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब ये लेयर जो फॉर्म होती है ये मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन नहीं करने देती है, तो उसके रिएक्शन के बीच में वो इंटरफेयर करती है। इसलिए हम मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए और मैग्नीशियम रिबन इजीली बर्न हो सके। तो आपको इसमें कुछ कलर्स के नाम भी याद होने चाहिए। मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है जो कि बर्न होता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, बहुत ही चमकदार फ्लेम होती है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बर्न होने के बाद हमने चाइना डिश में एक्यूमुलेट किया था, उसका क्या कलर होता है, उसका कलर होता है व्हाइट। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। हम अपनी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके साथ में फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स क्या क्या हैं? फिजिकल स्टेट है या तो चीज़ सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, एक्वस होगी। तो एक्वस का मतलब है जब भी कोई चीज़ को हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो स्टेट हो जाती है एक्वस स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दोगे तो बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप NaCl लिखोगे और उसके साथ में AQ एक्वस का सिंबल लगा दोगे, तो ये स्टेट हो गई एक्वस। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन होने के दौरान गैस प्रोड्यूस होती है तो हम उसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं। अगर कोई रिएक्शन होता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम उसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस इसलिए करते हैं टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है,
तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोई भी एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एलिमेंट के वो दोनों साइड इक्वेशन के हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरे शब्दों में भी बोला जा सकता है कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट के। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो पहले तो हम स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं। Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस CO2। तो ये है हमारी स्केलेटल इक्वेशन जो कि अभी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे। रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स हैं आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन। सिमिलरली प्रोडक्ट्स भी लिख लीजिए आप, आयरन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। नेक्स्ट स्टेप में हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखने होंगे। प्रोडक्ट साइड में आयरन देखिए 2 है, ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट साइड है आपकी उसमें आयरन 1 है, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में चेक करना है क्या ये दोनों साइड में बैलेंस्ड है। तो आयरन यहाँ पे 2 है लेकिन आयरन आपका प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो आपके यहाँ पे आयरन हो गया 2, इसके आगे लगा दीजिए 2। अब ये यहाँ पे भी लेफ्ट साइड भी 2 है, राइट साइड भी 2 है, ये आयरन हो गया हमारा बैलेंस। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड में 3 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 6। जैसे ही आप यहाँ पे 3 लिखोगे आपको इधर की साइड भी ऊपर इक्वेशन में लिखना पड़ेगा 3। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी हो गया 6। तो आप इक्वेशन के आगे लगा दो 2। कार्बन 1 है, कार्बन प्रोडक्ट की साइड पे भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। एक बार से दोबारा से इक्वेशन को चेक करते हैं। आयरन यहाँ पे 2 × 2 अब हो गया है 4, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट साइड में देखो, अभी तो यहाँ पे आयरन सिर्फ 2 है, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो इसको हमने क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा, टोटल हो गया 4, तो इसके आगे अब हम लगा देते हैं 4, ठीक है। तो अब हमारा क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है। आयरन हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में भी 4 है। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड में 6 है, ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट साइड में भी 6 हो गया। तो अब लास्ट में हमें कार्बन की बैलेंसिंग करनी है, तो चलिए ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक होता है और 2 या 2 से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है जब डीकम्पोजिशन कैरी आउट होता है हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। हीट की प्रेजेंस से जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसी भी चीज का, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में एक गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Second type of decomposition reaction is electrolytic decomposition. This decomposition is carried out by passing the electricity. जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, लाइसिस करना मतलब तोड़ना, तो वो हम कर सकते हैं वाटर का। जब वाटर में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाएगा और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होंगी। Next is the photolytic decomposition. Photolytic decomposition carry out होता है in the presence of sunlight.
जब आप सिल्वर क्लोराइड को एक बाउल में रखोगे और उसको विंडो के पास रख दोगे जहाँ से कि सनलाइट आ रही है, तो क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड ब्रेकअप हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, इसका कलर था व्हाइट और सिल्वर का कलर है ग्रे। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अब आप अपने सामने एक सेटअप देख सकते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दिखाया गया है। इसमें क्या करा गया है, स्टिक का जार लिया है और उसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स इन्वर्टेड उल्टी करके लगा दी गई हैं जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इन दोनों को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है। बैटरी के साथ अटैच इसलिए करा है ताकि वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकें। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो जाएगी और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन आता है, आप देख रहे होंगे जो हाइड्रोजन है उसका अमाउंट ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो पूछा जाता है व्हाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज डबल इन दिस रिएक्शन। तो बच्चों देखो, वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होती हैं और 1 पार्ट होता है ऑक्सीजन का। इसी वजह से जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं हमें और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलता है। तो हम कह सकते हैं वाटर कंटेन 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. Therefore, during the electrolysis of water, the amount of hydrogen gas collected in one of the test tube is double than that of the oxygen produced and collected in the other test tube. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बन के आ सकता है वो हो सकता है कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हुई और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हुई। तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी एनोड पे, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। एंड आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा कैथोड पे। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड या फिर उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, येलो और ग्रीन, और साथ में एक और चीज ने रिएक्ट करा जो कि पर्पल कलर का था। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये जो पर्पल वाला है ये ग्रीन वाले को कहेगा साइड हो जाओ और उनके साथ ज्वाइन कर लेगा, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती हैं जिसमें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली प्लेस करा गया है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे टॉप पे प्लेस है, तो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो लास्ट में प्लेस्ड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो सबसे ऊपर है। पोटेशियम के नीचे आता है सोडियम, फिर आता है लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से कि कैसे करा जाता है। देखो, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो देखो आयरन कहाँ पर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन देखिए, आयरन ये रहा, ठीक है, और कॉपर कहाँ पर है, कॉपर इसके नीचे है इधर। इसका क्या मतलब हुआ कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब आयरन जो है कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अगर इसका उल्टा होता, अगर आपका सॉल्यूशन होता फेरस सल्फेट का, तो आयरन सल्फेट में अगर हम कॉपर डालते तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। देखो आयरन कहाँ पर है, आयरन ये है ऊपर, तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने डाला कॉपर जो कि नीचे है, तो मतलब जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए जो कमजोर है
वो स्ट्रॉन्ग चीज को नहीं हटा सकता, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। फाइन, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। साइड में एक मिनोमिक भी लिखा हुआ है जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। प्लीज सेंड लायंस, कैट, monkeys एंड zebras into lovely hot countries, signed जनरल पेंगुइन। तो इसके आप इनिशियल वर्ड्स को देख के अपनी पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये देखो यहाँ पे एक येलो और ग्रीन स्माइली है, ये रिएक्ट करती हैं पर्पल और ब्लू स्माइली के साथ। तो क्या होगा, ये दोनों अपने फ्रेंड्स को चेंज कर लेंगी। ठीक है, येलो चला जाएगा पर्पल के साथ और ग्रीन चला जाएगा ब्लू के साथ। यही हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगा। Na पॉजिटिव बनाएगा, SO4 नेगेटिव बनाएगा। सिमिलरली Ba पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ज्वाइन करते हैं तो सोडियम पॉजिटिव है, किसके साथ जाएगा, बिल्कुल ठीक, वो जाएगा क्लोरीन के साथ। नाउ Ba पॉजिटिव है, वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा सल्फेट के साथ। तो बन गया हमारा NaCl एंड BaSO4। तो NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट हो जाता है, तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन वो रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट यानी कि कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, अ येलो कलर पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। ये एक येलो कलर का पीपीटी होता है और उसके साइड में फॉर्म होता है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें सब्सटेंस जो है या तो ऑक्सीजन को गेन करते हैं या फिर हाइड्रोजन को लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो फॉर्म होता है कॉपर प्लस वाटर। तो हमें लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई है। ऑक्सीडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है। तो यहाँ पे देखो कॉपर के पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। रिएक्शन के बाद हमें देखना है क्या इसके पास ऑक्सीजन आ गई कि नहीं आई। हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन आ गई, इट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का। सिमिलरली जैसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसी का अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें कि सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करते हैं या फिर ऑक्सीजन को लूज करते हैं। इसी रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि रिडक्शन कहाँ पे हुआ है। आप देख रहे हैं कॉपर के पास ऑक्सीजन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। रिएक्शन होने के बाद देखो कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर, तो यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जब कार्बन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो बनता है मीथेन। ये देखिए यहाँ पे हमने बोला था रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने रिएक्शन के बाद गेन कर लिया हाइड्रोजन का, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जिनमें कि एक सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा जो होता है वो रिड्यूस होता है साइमल्टेनियसली। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप देखो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सब्सटेंस जो जिंक ऑक्साइड था इसने लॉस कर दिया ऑक्सीजन का, तो हम कहेंगे यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और सेकंड देखिए कार्बन ने रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो हम कहेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके साथ ही दो नई टर्म्स आ जाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, देखो बच्चों जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, जैसे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है मीन्स ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं,
कार्बन ने मदद करी जिंक ऑक्साइड की रिड्यूस होने में, इसलिए कार्बन कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिंक ऑक्साइड ने मदद करी कार्बन की ऑक्सीडाइज होने में, इसीलिए जिंक ऑक्साइड कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलो बच्चों, अब वीडियो को फटाफट से पॉज कर दो और 2 मिनट में मुझे बताओ इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही बहुत क्लियर है, एंडो मतलब वो रिएक्शन जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब होते हैं, जब हम इनको हीट देते हैं तभी ये रिएक्शन होते हैं, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होते। देखो जैसे कि नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कब करेगी, जब हम उसको हीट देंगे और बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने ऊपर पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये सारे के सारे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो का मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट निकलती है यानी कि इवॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आप किसी भी चीज की बर्निंग करते हो, मीथेन को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो इसका एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट। जब भी कोई चीज सड़ती गलती है, कोई भी वेजिटेबल वेस्ट या कोई भी कूड़ा सड़ गल रहा है, तो फिर वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या असर होता है, जब भी किसी सब्सटेंस पे, किसी मेटल पे मॉइस्चर अटैक करता है या कुछ गैसेस और मॉइस्चर मिलकर अटैक करते हैं, तो वो सब्सटेंस को खराब कर देते हैं, उसको करोड कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन, ठीक है। अब करोजन जो होता है मेटल्स का, वो अलग अलग तरीके से होता है। अगर करोजन आयरन का हो तो उस केस में हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो आयरन पे जब एयर और मॉइस्चर अटैक करते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक ब्राउन सा पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं रस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। आपने देखा होगा अपने घर में जो सिल्वर की ज्वेलरी है या सिल्वर के कोई अगर आर्टिकल्स हैं, कोई बर्तन पड़े हुए हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है सल्फर, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और वो फॉर्म करता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि हमारे सिल्वर ज्वेलरी को ब्लैक और डल अपीयरेंस देता है। नाउ इन केस ऑफ द कॉपर, आपने देखा जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं उन पे कुछ ग्रीनिश सी लेयर आ जाती है। जब कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो बना देता है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। तो ये सारे के सारे जो करोजन है मेटल्स के, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये मेटल को ईट अप करते हैं, खराब कर देते हैं, और इसके बाद मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाती है, इसलिए करोजन कभी भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट इज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, आपने देखा होगा जब आप लोग बाहर से चिप्स लेकर आते हैं या कोई नमकीनें लेकर आते हैं, और अगर आप उसको थोड़ा सा खा लें और ऐसे ही छोड़ दें, तो कुछ टाइम बाद आप उसको खाओगे तो आप देखोगे कि उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और उसमें एक गंदी सी स्मेल भी आने लग जाती है। इसी को हम बोलते हैं कि वो rancid हो गया। Food which contain fats and oils when left exposed to the air it get oxidized। ठीक है, क्या हो जाता है, ऐसी चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हमारे खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और हम कहते हैं हमारा फूड रैंसिड हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई हम रैंसिडिटी से अपने फूड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो आप लोग लेस खाते हैं या फिर कोई भी चिप्स खाते हो आप लोग मार्केट से लेकर, तो उसमें बहुत सारा एयर होता है। वो एयर होती क्या है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। मैन्युफैक्चरर्स चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं, मतलब उसको नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से, खराब होने से बचाता है। ठीक है, और आप बाकी चीज़ों को कैसे स्टोर करो,
ताकि वो रेंसिड ना हो। अगर आप बिस्किट्स लेकर आते हैं मार्केट से या फिर कोई नमकीन लेकर आते हैं, आप उनको ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं अगर आप उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। तो अब आ जाती हैं हमारे चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये सारी ही एक्टिविटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन एक्टिविटीज को बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से और फिर उसको बर्न करना है, और जो भी इसकी ऐश होगी उसको हमें चाइना डिश में एक्यूमुलेट कर लेना है। तो आपको मैग्नीशियम रिबन बर्न करने से पहले क्या करना था, मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से घिसना था ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाए और मैग्नीशियम इजीली बर्न हो सके। जब आप इसको सैंड पेपर से घिस के हटा दोगे तो आपके पास जो मैग्नीशियम रिबन होगा उसको बर्न करेंगे और उसकी ऐश को हम इस चाइना डिश में एक्यूमुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ऐश है ये किसकी है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और इस ऐश का कलर क्या है, इस ऐश का कलर होता है वाइट। ठीक है, तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे आप देखोगे मैग्नीशियम रिबन डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक्टिविटी 1.2, इसमें हमें क्या करना है, हमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसे हमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज एवोल्यूशन ऑफ गैस विद राइज इन टेम्परेचर। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, इसमें हम थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कुछ बबल्स निकल रही हैं इसमें से। अब ये बबल्स किसके हैं, ये बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। अब आप इस बीकर को टच करोगे अगर इसके बॉटम को तो आप देखोगे ये बहुत ही हॉट हो गया। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट इवॉल्व हुई है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.4 विच इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम, या फिर आप कह सकते हो लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, उसमें हमें क्विक लाइम लेना है। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें वाटर ऐड करो। जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो आप देखोगे इसमें कुछ बबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये बबल किसके हैं, ये बबल हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। अब इस बीकर के नीचे जब आप टच करोगे ना आप देखोगे ये बीकर बहुत ही ज्यादा हॉट हो गया है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि और साथ में बहुत ही सारी हीट निकलती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है वाइट वॉश करने के लिए हमारी वॉल्स को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस देता है। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इज FeSO4। इसमें हमें क्या करना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने हैं बॉइलिंग ट्यूब में और उसको हीट करना है। हमें फेरस सल्फेट को हीट करना है टेस्ट ट्यूब में। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। साथ में 2 गैसेस रिलीज होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि पंजेंट स्मेल देती हैं, बहुत ही बदबूदार गैसेस होती हैं। अब जो फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ इसका क्या कलर होता है, इसका कलर होता है ब्राउन।
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट का ओरिजिनल कलर क्या था? ये था ग्रीन, फिर वो हीट करने पे चेंज हुआ व्हाइट में, और उसको आप फर्दर हीट करोगे तो फाइनली चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर में। तो बच्चों इन कलर्स को याद जरूर कर लेना, बिकॉज पेपर्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मिस बिल्कुल मत करना। तो ये पीडीएफ मैंने आपको एज इट इज दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देखिए, चेक करिए और डाउनलोड करो और पढ़ो। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो क्या होगा? लेड ऑक्साइड का येलो पीपीटी मिलेगा और साथ में एक गैस मिलेगी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, जो कि ब्राउन फ्यूम्स देती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैस पूछी जाती है। गैस का नाम क्या है? गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस गैस का कलर क्या है? इस गैस के फ्यूम्स जो होती हैं वो होती हैं ब्राउन कलर की। Our next reaction is decomposition of silver chloride। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है? ये हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का ओरिजिनल कलर क्या था? सिल्वर क्लोराइड का ओरिजिनल कलर था व्हाइट। अब रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन होकर सिल्वर बन गया, जो कि जिसका की कलर है सिल्वरी ग्रे, और क्लोरीन गैस बन गई जो कि येलोइश गैस होती है। अब ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट, एक्टिविटी 1.9। इसमें हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। इसमें हम एक आयरन नील डालेंगे। आयरन नील डालने के बाद हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे? जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, अब वो हो गया है फेड, ये हो गया है लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। और जो इसमें हमने आयरन का नील डाला था उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। तो अब हुआ क्या? तो देखो बच्चों, जो टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लिया था उसमें हमने एक आयरन की नेल डाली थी, तो रिएक्शन हुआ दोनों के बीच। रिएक्शन होने के बाद हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर बना देगा फेरस सल्फेट, जिसका कलर होता है ग्रीन। इसी वजह से जो हमारा टेस्ट ट्यूब का कलर था वो ब्लू से ग्रीन चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये था कॉपर सल्फेट, रिएक्शन के बाद ये बन गया फेरस सल्फेट, ठीक है। अब ये जो आपकी आयरन की नेल थी इसके ऊपर जो ब्राउन कोटिंग आई वो आई कॉपर की, ठीक है। तो ये जो कॉपर था वो सारा का सारा जाके डिपॉजिट हो गया आयरन की नेल के ऊपर, जिसकी वजह से इसका कलर हो गया ब्राउन। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है एक्टिविटी 1.10, विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। पहली टेस्ट ट्यूब में आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड, सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप ले लो सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या होगा? आयरन की फॉर्मेशन होगी, ये आयरन आयंस बनाएगा, सोडियम का पॉजिटिव, सल्फेट का नेगेटिव, सिमिलरली बेरियम का पॉजिटिव और क्लोरीन का नेगेटिव। अब जैसा कि हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करते हैं, तो सोडियम कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ, बेरियम कंबाइन करेगा सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट पीपीटी है। नाम जरूर याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब आप इस टेस्ट ट्यूब को नीचे से टच करोगे वो हो जाएगी बहुत ही ठंडी, और साथ में बन जाएगा NaCl, जो कि कॉमन सॉल्ट है। ये व्हाइट पीपीटी जो फॉर्म हुआ ये किसका है? ये है बेरियम सल्फेट का, जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, एक्टिविटी 1.11। तो इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? हमें एक चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश के अंदर हमें कॉपर का पाउडर डालना है। इसका कलर तो आपको दिख ही रहा है, ये है ब्राउन कलर का। अब हमें इसको हीट करना है। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये कॉपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर होता है ब्लैक। अब जब आप
इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से दोबारा से हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो रिवर्स रिएक्शन होगा और आपको दोबारा से ब्राउन कलर का कॉपर वापस मिल जाएगा। तो बच्चों फटाफट से वीडियो को पॉज कर दो क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोड्यूस होता है कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन में आपको बताना है ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई, रिडक्शन कहाँ पे हुई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो कलर्स को जरूर से याद कर लेना बच्चों, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आएगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता। एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करिए, एक्स का कलर ब्लू है, वाई का कलर ब्लैक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करने को आएगा। तो आपको इन सब के कलर्स याद होने चाहिए, क्या चीज बनी, वो किस कलर की थी और रिएक्शन होने के बाद वो किस कलर की हो गई। आपको कलर्स जरूर से याद होने चाहिए। तो इसके लिए आप मेरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। तो चलो करते हैं हमारी वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।